गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु के दरोगा का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को कर लिए हैं। आज हम लोग का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि पूरा 100 क्वेश्चन करने से वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। 50 क्वेश्चन आज करवाएंगे और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट डे करवाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8, उसमें से एक सत्रिया है। तो अन्य शास्त्रीय नृत्य चलिए देखते हैं। भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया जाता है। इनके जो कलाकार हैं वो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। तो ये है भरतनाट्यम, कहाँ के हैं? तमिलनाडु के, और सबसे प्राचीन नृत्य शैली है, देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया जाता है और ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो कुचिपुड़ी क्या है? ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य है और ये आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। और इसके जो है कलाकार, इसमें भी यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी आदि हैं। तो असम में का हो गया सत्रिया, और भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है ओडिसी। तो ओडिसी जो है यह ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला और प्राचीन शैली है। इस नृत्य के माध्यम से समर्पण भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं सोनल मानसिंह, रानीकर आदि। तो ये ओडिसी जो है ये ओडिशा का है और इसमें जो है ईश्वर को का स्तुति करते हैं और उनके लेके समर्पित मतलब नृत्य है। नेक्स्ट है कथकली। तो केरल का सुप्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है? केरल का। ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और कथकली के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं इसमें हैं वलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर और मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्य। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य के रूप में कथन करना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। तो कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और इसको जो प्राचीन काल में कुशीलव कहा जाता था। इसका है इस नृत्य के जो कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और मालविका सरकार आदि। तो ये हो गया कथक। नेक्स्ट है 6ठा नंबर का मणिपुरी। तो भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसके उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग प्रमुख है। तो मणिपुर में मणिपुरी जो है ये मणिपुर के लिए है और उसी के नाम पे इसका रखा गया और इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग पर है और वैष्णव जो है उस पर आधारित है। और इसके जो कलाकार हैं अमली सिंह, आमतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी बहनें और गोपाल सिंह आदि। मोहिनी अट्टम यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो। तो ये मोहिनी अट्टम जो है भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण किए थे, उसी के नाम पे पड़ा है और केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जो कलाकार है कल्याणी अम्मा, भारतीय शिवाजी, रांगिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। तो ये सब मोहिनी अट्टम के हैं। तो हम लोग 8 शास्त्रीय नृत्य को देख लिए, जिसमें सत्रिया असम और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल का सुप्रसिद्ध था, कथक नृत्य उत्तरी भारत का, और इसके बाद मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनी अट्टम केरल का। तो ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। तो प्रथम जो है उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत में विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उर्वरक का जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक देश हैं। चीन, अमेरिका और भारत।
पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालिक बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी, गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राक, फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज और कागज उत्पादन क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो समस्थानिक क्या होता है? उस तत्व के परमाणु उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो समस्थानिक जो होता है तत्व का जो परमाणु और जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। देखिए, समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसमें नंबर 1 है प्रोटिटियम। देखिए इसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटेनियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। फिर सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है जिसका 27 समस्थानिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है परमाणु तत्व वाला जो मतलब परमाणु समस्थानिक वाला जो है ये पोलोनियम है। और ये ऑक्सीजन का है, ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है। फिर समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है? किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने और कार्बन के समस्थानिक C40 का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक जो है 60 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में होता है। और घोंघा रोग में आयोडीन का समस्थानिक कितना 131 का उपयोग होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आयु जानने के लिए C14 का होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। और यूरेनियम का समस्थानिक U235 का प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में। और घोंघा रोग में आयोडीन 131 का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संभारिक है। तो संभारिक किसे कहते हैं? तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होता है, तो ये संभारिक कहलाते हैं। तो ये देखिए इसका जो है परमाणु संख्या सबका असमान है 18, 20 और द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है। इसमें सम न्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉन वाली संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रिक कहते हैं। इसलिए परमाणु संख्या को Z तथा परमाणु द्रव्यमान ये दोनों का मान विभिन्न होता है, लेकिन A - Z का मान होता है। तो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस गुरु को गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। यहाँ दिया हुआ है गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सच्चा पातशाह इनकी उपाधि दी थी। ये अकबर के समकालीन था। तो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इसका सच्चा पातशाह इनकी उपाधि थी और ये अकबर के समकालीन थे। 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का रचना किए थे। तो ये जो है सिख के गुरु के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसमें पूछा गया है क्या है? तो देखिए ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का पुष्टि करता है। तो ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ ये 12मासी होती है और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत नदियों में स्थित है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है ये वर्षा पर आधारित रहती है और यहाँ पे वर्षा के साथ साथ हिमालयों के पिघलने से भी नदियों में पानी रहती है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अववाह तंत्र। भारतीय अववाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये बड़ी भू आकृतियों की विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति और लक्षणों का परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है हिमालयी अफवाह। तो चलिए हिमालयी अफवाह को हम लोग देखते हैं। तो इसमें है हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास
के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, द्रोणियाँ शामिल है। यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय में उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ व जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और हिमालय की जो नदियाँ होती है ये अपने साथ अवसाद लाके मैदान का निर्माण करती है। देखिए, हिमालयी अववाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अववाह के अनेक नदी तंत्र है मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। जैसे देखिए, सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व में सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र, अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों की दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है और जब भागीरथी में अलकनंदा मिलता है तो देवप्रयाग में इसे गंगा के नाम से जाने लगता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियां में से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगुंडुंग हिमनद में है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है शोधक। तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है जिसका अर्थ शोधक होता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है और तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है जिसका अर्थ शोधक होता है। और अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है और असम में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये हो जाएगा 4 राज्य में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दल को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जारी होगा। नेक्स्ट है, इसके अलावा इसे किसी एक भी राज्य अथवा राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। तो ये राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो है जरूरी है। इसकी और है, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। तो निर्वाचन आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन जो है भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में वर्णित है। देखिए, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसमें है भारतीय जनता दल, कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा, बहुजन समाज पार्टी, हाथी असम को छोड़कर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हंसिया, हथौड़ा एवं तारा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पुस्तक, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो ये चुनाव चिन्ह और दल है। वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तभी राष्ट्रीय पार्टी कितना है? 6 है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि ऋण। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ चरण 1904 से 11 है। वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से 1918 है। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर 1904 अधिनियम के दोषी को दूर किया गया है। तो ये भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन के बारे में बताया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये निम्बू बाजगो बांध जो है सिंधु नदी पर स्थित है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। निम्बू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 में हुआ था।
पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इसी जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेरियार बांध कहाँ है? केरल में। और कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। नेक्स्ट है भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना। देखिए, भारत भांखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पोंग बांध परियोजना कहाँ है? ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। उकायू परियोजना, यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। तो उकायू परियोजना कहाँ है? गुजरात में ताप्ती नदी पर। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो इसका है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो इससे क्या होगा? वस्तु की कीमत में वृद्धि से मतलब है जैसे मुद्रा का मूल्य में गिरावट होगा और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, उसका मांग बढ़ेगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा। तो जिस चीज़ का मांग बढ़ेगा वो शॉर्टेज होगा और उसका मूल्य बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। तो वो लगातार वृद्धि होती जाएगी, उसका मांग बढ़ते जाएगा और लगातार वृद्धि होती जाएगी, तो उसे जो है मुद्रास्फीति का अवस्था कहा जाता है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था कहा जाता है। अवस्था है जैसे उससे क्या होगा? मुद्रा का मूल्य और क्रय शक्ति कम होगा। अगर किसी चीज़ का मांग बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इससे क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू कम माना जाता है। ये मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? यहाँ क्या है? नहीं किया गया था। तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच, ये जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किया था। तो 1920 में अंबेडकर द्वारा दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की गई थी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था। समाज समता संघ की स्थापना किए गए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए गए थे। भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए गए थे। तो ये सब अंबेडकर द्वारा किया गया है। तो मुक्ति मोर्चा मंच जो है इसकी स्थापना अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का प्राधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ये 1922 तक है। ये जो है मौलिक अधिकार का मेरुदंड कहा जाता है। तो देखिए आर्टिकल 19 में जो है 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें देखिए 19 के अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस का स्वतंत्रता। जैसे 19 के बी में है शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने का और 19 के बी में है सभा करने का। 19 के सी में है संघ बनाने का स्वतंत्रता। चलिए आगे है 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता और 19 के ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता और 19 के जी में है कोई व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो 19 के ए में क्या था? बोलने का स्वतंत्रता। 19 के बी में क्या था? सभा बनाने का स्वतंत्रता, सभा करने का स्वतंत्रता। और 19 के सी में था संगठन बनाने का। 19 के डी में कहीं भी आवागमन करने का। और 19 के ई में क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने का, और मतलब भारत के किसी क्षेत्र में निवास करने का। और अनुच्छेद 19 के जी में है व्यापार और जीविका चलाने का स्वतंत्रता। चलिए इसमें दिया है मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 के एफ में था संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसी अनुच्छेद को 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।
तो देखिए 19 के एफ में जो था संपत्ति का अधिकार था, जैसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा के 300 के क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार रखा गया है। और आप लोग को पता होगा हमारा मूल अधिकार भी जो है, मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में 7 था, उसमें जो आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसे भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 300 के क में अब एक जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। तो ओजोन छिद्र का मतलब है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ओजोन से कैंसर होने और आंखों का क्षति और त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। जलवायु को भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ओजोन छिद्र से क्या मतलब होता है? समताप मंडल में ओजोन की मोटाई कम होना। चलिए नेक्स्ट ओजोन के बारे में दिया गया है। ओजोन परत से सूर्य का पराबैंगनी किरणें को 70 से 90% तरंगें छन जाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। यहाँ सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। तो ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण क्या है? फ्लोरीन। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हेलोजेंस व इससे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन, टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे सामान्य रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मार्टियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 1987 में जो है ओजोन छिद्र को रोकने के लिए मार्टियल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने की भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 और भाषाएं जिसे राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है, इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें अध्यक्ष कासावा कोरोन्सी हंगरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरस हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरस। चलिए आगे का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए अभी बताए थे आप लोग को, सबसे पहले पेरियार कहाँ है? केरल में। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है केरल में है। उसके बाद इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। और सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल हो जाएगा उड़ीसा। और बांदीपुर कर्नाटक। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो पेरियार अभ्यारण्य जो है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और 1983 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। तो सिमलीपाल जो है ये ओडिशा में है, ये मयूरभंज जिले में स्थित है और यह एक हाथी अभ्यारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख है। तो बांदीपुर में शुष्क पर्णपाती वन जो है प्रमुख है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया जाना प्रस्तावित है। तो जिम कॉर्बेट का नाम जो है 2021 में रामगंगा नेशनल पार्क जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है।
तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में स्थित है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मानक को मान्यता जुलाई 2021 में मिली है। तो भारत के 14 बाघ अभ्यारण्य को जो है वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता 2021 में मिली है। भारत में 5 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर की द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। तो आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व। हिस्पोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात की जाती है। ग्रेवोमीटर के द्वारा वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का ज्ञात किया जाता है। तो ग्रेवोमीटर द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का जो है पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें कौन कहाँ अवस्थित है उसके बारे में है। तो देखिए रेलवे उपकरण, तो रेलवे उपकरण कहाँ हो जाएगा? भिलाई में। फिर मोटर वाहन, मोटर वाहन कहाँ है? मोटर वाहन जो है ये जबलपुर हो जाएगा। और पोत निर्माण, पोत निर्माण कहाँ है? तो पोत निर्माण हो जाएगा कोच्चि केरल। और साइकिल, साइकिल निर्माण के लिए कहाँ हो जाएगा? तो लुधियाना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए का 4 हो जाएगा, बी का नहीं सॉरी ए का 3 हो जाएगा, रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन का ए का 4 मतलब बी का 4 हो जाएगा। और सी का कोचीन, सी का 1 हो जाएगा। और डी का 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए मतलब रेलवे उपकरण भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि और साइकिल लुधियाना। तो इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, तो इसको आप लोग इसे देख लीजिएगा। पोत निर्माण कोच्चि, इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोच्चि को अरब सागर का रानी कहा जाता है। इसके लिए लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। बेमनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। इसे पूरब का बेसिन कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मलाबार तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला भी स्थापित है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहाँ स्थित है। 1955 में दूसरे पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। यह रेल की पटरियों के भारी इस्पात प्लेट का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। और लुधियाना जो है पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश के सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट का अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रोटीन में पेड़ पौधे मिट्टी नाइट्रोजन नाइट्रेस के रूप में ग्रहण करता है तथा उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतु तथा वनस्पति में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख गैस है। वायुमंडल में 78% भाग पर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में है। यह सोडा, अमोनिया, अमोनिया क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया यह एक कार्बनिक यौगिक है, NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों में मूत्र में पाया जाता है। इनका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा में हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों में बनाने में किया जाता है। तो अमोनिया का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। देखिए हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है वायु परागन। तो हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधों में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होता है। तो पौधे का प्रजनन अंग क्या होता है? पुष्प। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंमंग तथा जायांग। पुष्प में पुंमंग और जायांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इन्हें ही जननांग भी कहा जाता है। पुंमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जायांग जो है मादा का नर युग्मक होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसके कौशल को उन्नत करते हुए उसके साथ संपर्क स्थापित करना है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे भारत में केसर का उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइव्स है। तो केसर जो है विश्व का सबसे कीमती पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइव्स है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में बड़े में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीवन भौगोलिक संकेत है। जीआई टैग, जीआई जो है भौगोलिक संकेत है, इसका किसको प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर के केसर को मिला हुआ है। नेक्स्ट है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? तो ये हो जाएगा निस्यंदन। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं किया जाता है। जल शुद्ध करने का प्रमुख उपाय कौन कौन सा है? RO सिस्टम। इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने में उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि को पानी से मुक्त कर शुद्ध बनाती है। तो RO सिस्टम के बारे में है। फिर है UV रेडिएशन सिस्टम। तो इसके द्वारा पानी में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया के DNA अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। ये UV रेडिएशन सिस्टम है। फिर है क्लोरीनेशन। इसके जरिए पानी को साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों में सरकारी उपकरणों में जल पूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर इसमें रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये क्या होता है? क्लोरीनेशन। जल को उबालने से जल में अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाती है, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जाता है। तो कितना पानी आदमी उबाल सकता है? तो इसमें सीमित मात्रा में ही शुद्ध कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बॉन्ड केस को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था के सभी काम ऑनलाइन होता है। तो इसमें जो है NSDL में सभी काम ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। एसिटिक अम्ल जो है एक सरलतम कार्बोजेलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जैसे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल जो है इसमें जो है सिरका में खट्टापन आता है, इसे एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। वही फॉर्मिक अम्ल को मेथोनोइक अम्ल कहा जाता है। फिर है लैक्टिक अम्ल। वाटर सॉल्युबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है वाटर सॉल्युबल होता है और स्किन से जुड़ी परेशानियों को से छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट है, निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो इसमें किसके बारे में दिया गया है? इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? तो इसमें से थिएटर से जुड़ा कौन कौन सा है? नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। ये सभी थिएटर से जुड़े जो है प्रसिद्ध आदमी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उसके बारे में डिटेल से दिया गया है, कौन उस सब मतलब के बारे में आगे देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, जो अभी विजयपुरा हो गई है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर वांटूर के पास, इसलिए इसे वांटूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीव की रक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, जो द्वीप और लेवरिंथ द्वीप समूह तथा वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप के से भिन्न है। अंडमान व निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह तथा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है,
रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। तो पिरोटन द्वीप जो है गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। यह एक दार्शनिक स्थल है। गंगा सागर सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में बंगाल का टाइगर का प्राकृतिक आवास है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामती पम्बन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पनबन चैनल के माध्यम से देश को अन्य बड़े भाग से जोड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटली जनजाति पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटली जनजाति पाया जाता है। कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? ये है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो कुछ नहीं से कुछ सर्जन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण है। बताता है पृथक तंत्र में कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो ये कुछ नहीं में कुछ का सर्जन है। तो आइंस्टीन ने बताया है द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से गुजरती है, मेक्सिको से नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है मेक्सिको से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश पे जो खींची जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज, लोकतांत्रिक कांगो गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरावती। तो इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और 3 महाद्वीप से गुजरती है। जिस भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप में जो देश है वो है मालदीव, इंडोनेशिया और किरवती। तो 3 महाद्वीप में एशिया। फिर है अफ्रीका। अफ्रीका में जो है सोमालिया, केन्या, साओ टोम्स एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज, लोकतांत्रिक गणराज कांगो और गेवान और युगांडा, ये अफ्रीका में है। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका में जो देश है ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है और ये जो गुजरती है, आगे कर्क रेखा से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। और भारत में ये 8 राज्य से गुजरती है। चलिए इसमें है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। ये क्या जापान पे जो गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय फ्रेडमैन नाम के परमाणु बम। तो ये वही पहला परमाणु आपदा था जो अमेरिका द्वारा गिराया गया था। तो इसमें देखिए इसको लॉन्ग में दिया गया है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरी परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 तत्व का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीम ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संयंत्र पर आधारित होता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। तो परमाणु बम 1945 में रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा और हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व टाइटेनियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होता है। हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा अधिक होता है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1970 को पोखरण में किया गया था। पोखरण का है राजस्थान। इसका कोड जो था स्माइलिंग बुद्धा था। तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1970 और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा 11 से 13 मई 1998 को किया गया था जिसका कोड शक्ति था 98 था। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वार्क को 1956 में स्थापित किया गया था। सूर्य का ऊर्जा निर्माण नाभिकीय संयंत्र नवीक्रिया पर द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन की समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनाता ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध है कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कर एवं लेखांकन के लिए हस्तांतरण मूल्य का वर्णन है।
नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। भारत में मुख्य 4 प्रकार का जो है सिंचाई है। इसमें कौन कौन सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, नहरों द्वारा। तो भारत का सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे 40% भारत पर सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में राज्य में किया जाता है। और द्वितीय मुख्य साधन है कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 37% भाग सिंचाई की जाती है। सिंचाई का तृतीय साधन तालाब है, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 14.14% काम किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होती है। तो सबसे ज़्यादा नहर द्वारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में तालाब द्वारा। बिहार में प्रमुख सिंचाई का साधन है नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि का 27.47% भाग सिंचित होता है। नलकूप द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39% सिंचाई की जाती है। तालाब से 11.14% की जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होती है। तो सबसे ज़्यादा कुआं, उसके बाद नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब। फिर राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन है कुआं और नलकूप। इससे कुल सिंचित भूमि का 66% भाग पर सिंचाई की जाती है। तो ये सिंचाई के बारे में है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा जो थी पाली थी। तो बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इसके संवादों की भाषा पाली थी। प्राकृत भारतीय आर्य समाज में मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, जिसका नाम सामान्य प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहा गया। पाली जो है यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व बिहार से पश्चिम हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। इस भाषा को बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक की रचना किया। तो त्रिपिटक की रचना किसमें है? जो है वो है पाली में। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 सितंबर को मनाया जाता है। ये विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य है एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों की भी जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO द्वारा 1988 में हुई थी। निम्नलिखित कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो इसमें से रक्षा मंत्रालय का विभाग कौन सा है? इसमें है रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा वित्त विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग। तो ये आंसर बी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा न्यू कूटनीतिक केंद्र खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को की गई थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर चेन्नई में। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो उस टाइम के करंट अफेयर था, सैयद शाहिद हकीम को जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन जो है 2002 ईस्वी में हुआ है। यह क्रीड़ाओं और खेलों के जीवन भर में उपलब्धि के लिए प्रदान की जाती है। इसका नगद पुरस्कार 10 लाख रुपया दिया जाता है। ये 2022 में मिला हुए लोग को है। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। जिसको बंगाल विभाजन को रद्द जो किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1910 से 16 के काल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो लागू हो गया था। पूरे बंगाल ने इसे 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। बंगाल विभाजन का विरोध बंग आंदोलन चलाया गया था और उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ था। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का सम्राट बने। उसके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार जो है आयोजन किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसमें 1912 में मूर्त रूप दिया गया। 1911 में घोषणा, 1912 में ये प्रभावी हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था 1916 से 21 तक भारत का वायसराय के पद पर रहे और उसके मतलब वहाँ बहुत सारे वायसराय के बारे में दिया गया है, वो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए बस ये ऐसा है जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, फिर टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बस थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करते जाते हैं।
तो वार्षिक मतलब वार्षिक आय को अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। ताकि अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया। धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण बताया। तो देश के सभी दुख का मूल कारण क्या था? धन निष्कासन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। देखिए यहाँ देखिए प्रमुख व्यक्ति के नाम और उसके उपनाम। तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम। भगत सिंह को शहीद ए आजम, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, सरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लाला जी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू भारत को किला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, आजाद शत्रु, चित्तरंजन दास को देशबंधु, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। राजीव गांधी को भारत के साथ में प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के साथ में प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक रहा था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक एवं समाजवादी नेता थे। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। ये कब हुआ था? 1978 में। तो यहाँ संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संविधान में कौन कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, संसदीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज संबंध कनाडा से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका, राज का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान और संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज संबंध कनाडा का संविधान से लिया गया और इसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये उस टाइम के करंट अफेयर का था, महर्षि राजीव महर्षि को 2017 से 2020 के लिए, और वर्तमान समय में 14वें जो है गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 को कार्यभार ग्रहण किए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है और के का नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो ये उसके बारे में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। तो फ्रांस 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों पर बिक्री का पूरा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये बनाया गया आरंभ ऐप को जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रख रखाव के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल को। 23 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को 2014 ईस्वी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार राज्य की कन्या श्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु का सर्वाधिक रहा है। देखिए पर लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें गोवा का जो है 973, तमिलनाडु का 996, सिक्किम का 890, कर्नाटक का 973, केरल का 1084। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो है केरल राज्य है और सबसे कम जो है यूटी में 618 जो है रहा है दमन और द्वीप का। बिहार का 918 और भारत का लिंगानुपात एवरेज सब मिला के 943 है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप पे हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया द्वीप पे। तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप पे हुआ है। विश्व के प्रमुख मड वाल्केनो में आते हैं येलोस्टोन पार्क, लूसी, ईरान, मकरान, बाकू और बरंगटान द्वीप अंडमान भारत में है। तो ये दिया गया है कौन कौन सा कहाँ है। तो लूसी जो है ये इंडोनेशिया द्वीप, लूसी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया द्वीप पर आया था। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं और 50 क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ा हो गया है। तो आप लोग इसको जो है बढ़िया से देखिए और कीजिए।
ये आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।